नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 9 की कृतिका पाठ्य पुस्तक के गद्य खंडों को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 4 पाठ कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा अंतिम पाठ है 5वां पाठ, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, जिसके रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह, जिसको पढ़ेंगे। उसके पश्चात हमारी कक्षा 9th कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी क्षितिज पूरी हो ही चुकी है, कृतिका भी पूरी हो जाएगी। उसके पश्चात कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक है, पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ पर अब सिलेबस चेंज हो गया है, तो मेरे को कुछ चैप्टर तो उसमें है पुराने वाले ही, कुछ चैप्टर नए हैं, तो उसको मैं पढ़ाना शुरू करूँगी। साथ में मैं सोच रही हूँ आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो काव्य शास्त्र का भाग है उसको मैं पढ़ाना शुरू करूं। अगर आप रुचि रखते हैं तो बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपन पाठ की कि शमशेर बहादुर सिंह का सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। उसके बाद पाठ की शुरुआत करते हैं। अपन बहादुर सिंह के जीवन परिचय में देखते हैं तो शमशेर बहादुर सिंह जो है वो दूसरे तार सप्तक के कवि है। मैं शुरू से मैं आपको बताते आ रही हूँ कि तार सप्तक 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तार सप्तक में 7-7 कवि होते हैं, कैसे याद करने हैं। हर बार फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे नेट हो, उसमें तार सप्तक से संबंधित एक प्रश्न निश्चित आता है। तो कैसे पहचानने के 7 कवि कौन से तार सप्तक में, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगी। जब पढ़ाऊंगी तब अभी आप इतना जान लीजिए कि शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब अपन इनका जन्म वर्ष देख लेते हैं। आपका जन्म वर्ष है 13 जनवरी 1911 और आपका जन्म हुआ था देहरादून में। आपकी मृत्यु जो हुई थी वह 12 मई, ये क्या हो गया, 1 मिनट है ना, 12 मई 1993 को अहमदाबाद में आपकी मृत्यु हुई थी। आपकी रचनाएं बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, हमेशा से एग्जाम में पूछते आए हैं। तो मैं आपको रचनाओं के नाम बता देती हूँ। कुछ कविताएं 1956, आप सुन लीजिएगा। कुछ और कविताएं 1961। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं 1972। इतने पास अपने 1980। फिर है उदिता, इसको कैसे है देख लेना आप। उदिता फिर डबल डॉट अभिव्यक्ति का संघर्ष, ऐसे है इसके आगे, अभिव्यक्ति का संघर्ष, ऐसे पूरी रचना है ये। इसका प्रकाशन वर्ष है 1980। चुका भी नहीं हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। चुका भी नहीं हूं मैं, यह हमेशा 1981 हमेशा एग्जाम में पूछी जाती रचना है ये। एक बात बोलेगी 1981, एक काल तुझसे है होड़ मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। चुका नहीं हूं मैं तो 1981 है, और काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो एक बार मैं आपको रचना वापस बोल देती हूँ। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं 1961, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं 1972, इतने पास अपने इम्पोर्टेंट 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, चुका भी नहीं हूं मैं 1981 इम्पोर्टेंट, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 इम्पोर्टेंट, शमशेर की गजलें। उसके बाद आपकी कुछ गद्य रचनाएं हैं, जिसमें दो आप, जो एक निबंध संग्रह है 1948 में लिखा गया है, प्लाट का मोर्चा, कहानियां व स्केच, शमशेर की डायरी, अनुवाद किए हैं कुछ, उर्दू उपन्यास कामिन हुशू लिखा इन्होंने। आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार संपूर्ण कृति के लिए 1977 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आपको 1977 में संपूर्ण कृतित्व के लिए। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आपको मिला है 1987 में, और राष्ट्रीय कबीर सम्मान आपको मिला है 1989 में। ये 3 पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं मैंने आपको बता दी, वह 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुका भी नहीं हूं मैं,
काल तुझसे होड़ है मेरी, दो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है, और इतने पास अपने, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो अपन पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। ये कवि ने कहा, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, कौन से लेखक ने कहा है। तो आपको ध्यान रखना है किसने कहा है, ये कहा है शमशेर बहादुर सिंह ने। उसके बाद मैं वह आईना हूँ जिसमें आप है, याद रखना आपको। मैं एक नज़र हूँ और एक दोहा हूँ, न जाने किसका हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले कि किसने कहा है, तो शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। मैं वह आईना हूँ जिसमें आप है, मैं एक नज़र हूँ, एक दोहा हूँ, न जाने किसका हूँ। मैंने इसको हाईलाइट करके इसलिए दिखाया कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाठ में यही बताया है कि आखिरकार कवि हिंदी में कैसे आए, ठीक है। चलो शुरुआत कर लेते हैं। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला, जुमला मतलब वाक्य, मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालात में था उसी हालात में, और जो कुछ 5-7 रुपये मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। यानी कवि कह रहा है कि मेरे पास 5-7 रुपये थे, उसी को लेकर मैं दिल्ली में जो बस जाती थी उसमें चुपचाप चढ़ा और दिल्ली की तरफ रवाना हो गया था। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी करना है काम शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है, इसी की शिक्षा मुझे लेनी है और फौरन। यानी कवि ये सोच कर चल दिए थे कि मुझे काम शुरू करना है, जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में है वही काम मैं करूँगा। और वो जो दिल और दिमाग में जो काम चल रहा था वो पेंटिंग का काम चल रहा था। तो कवि सोच रहे थे कि मुझे पेंटिंग की शिक्षा लेनी है और फौरन ये काम करना है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। उकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था। एक आर्ट स्कूल थी जिसका नाम था उकील, सुन रखा था। दिल्ली में कहाँ है यह पता न था। यानी उकील आर्ट स्कूल तो था पर दिल्ली में किस जगह है वो कवि को पता नहीं था। खैर, किस्सा मुख्तसर मतलब संक्षिप्त सारूप, किस्सा सारूप की मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देखकर मुझे बिना फीस के भर्ती, बिना है मिला नहीं, बिना फीस के भर्ती कर लिया गया। यानी कवि कह रहा है कि मेरा बिना इम्तिहान लिए मेरे शौक को जब देखा उस स्कूल वाले ने, उकील आर्ट स्कूल वाले ने, तो मुझे बिना फीस के ही भर्ती कर लिया गया। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग के लंबे सड़क यानी सड़क के किनारे एक कमरा लिया, ठीक है। यानी करोल बाग जो दिल्ली में फेमस है, करोल बाग, तो करोल बाग पर उन्होंने क्या किया, कवि ने सड़क के किनारे पर एक कमरा ले लिया रहने के लिए, और रोजाना वहां से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुंचने लगा। ये बॉम्बे की, ये दिल्ली के फेमस जगह है करोल बाग, कनॉट प्लेस। तो उन्होंने कमरा तो लिया करोल बाग में, और कनॉट प्लेस में सुबह में जहाँ उनकी क्लास लगती थी वह वहां पर जाने लगे। ये आर्ट एक कलाकृति बताइए कवि की। देखो कलाकृति आप देखिए, ये कवि की शमशेर की एक कलाकृति है ना। चलिए आइए, रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। यानी कवि कह रहे हैं कि रास्ते में मैं जब चलते चलते ड्राइंग भी बना लेता था या कुछ कविताएं भी लिख लेता था। इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान न था कि मैं कविताएं कभी प्रकाशित होंगी, यानी कवि को यह नहीं था कि कभी मेरी कविताएं प्रकाशित होगी या नहीं होगी, वो चुपचाप लिख दिया करते थे। बस मन की मौज या तरंग का कोई टिस सी थी। चुनांचे अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में गजल के शेर लिखता। देखो यहाँ चुनांजे का अर्थ दे रखा है नीचे, अतः इसीलिए इस प्रकार, चुनांजे का अर्थ है इसलिए, अतः इसलिए इस प्रकार, यानी चुनांजे इस प्रकार अंग्रेजी में, ठीक है। जैसी भी कुछ और उर्दू में गजल के शेर, यानी फारसी और उर्दू में मुक्तक काव्य का एक प्रकार है ये, ठीक है। फारसी और उर्दू में मुक्तक काव्य का एक प्रकार है गजल के शेर, आपको ध्यान में रखना है, जो वह लिखते थे। और हर चीज और हर चेहरे को बगैर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या
क्या पा सकता हूँ या क्या पा सकूंगा। यानी हर चेहरे में कवि ये देखते थे कि इससे मुझे क्या ड्राइंग के लिए कुछ नया उपाय या खोज मिल सकती है। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी ये सारी चीजें ढूंढते ढूंढते, मगर उस खोज का हर चीज और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम न होता था, बस आंखों की मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर मेरे भाई, यानी कवि के भाई का नाम था तेज बहादुर, तेज बहादुर मेरे भाई कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। मेरे पास साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे, यानी वो साइन बोर्ड बना देते थे जिससे उनको कुछ रुपये मिल जाते थे कवि को, और उनके भाई थे तेज बहादुर, वह भी कुछ रुपये भेज देते थे, यूं करके उनका खर्चा चलता था। उसके पश्चात कवि के साथ एक पत्रकार महोदय आकर रहने लगे थे दिल्ली में। महाराष्ट्री बेकार थे 30-40 के बीच में, यानी वह महाराष्ट्री थे, बेकार थे, काम कुछ था नहीं और 30-40 की उम्र के थे। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते। इलाहाबाद माई वीकनेस, यानी वो क्या करते थे कि इलाहाबाद माई वीकनेस, इलाहाबाद मेरी वीकनेस है। देखो ये दो था फारसी और उर्दू के मुक्त काव्य के प्रकार, और गजल के दो चरण थे जो यहाँ पर तुम्हारा 3 करके देख रहे, शेर जिसको कहते हैं गजल के 2 चरण। उसके बाद ये आगे आएगा, देखो अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता था, यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था, यानी कवि के पत्नी जो थी वो उनका देहांत हो चुका था, टीबी उनको बीमारी लगी थी, जिसके कारण दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। कवि कह रहे हैं कि बिल्कुल अकेला था, कभी कविताएं लिख लेता था, कभी ड्राइंग कर लेता था, फिर अपनी खोली यानी अपने कमरे में आकर वही बोर होता रहता था। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे, यानी कवि मित्र थे उनके, और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला, वसीला मतलब जरिया, सहारा खोज रहे थे, पत्रकारिता का सहारा खोज रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए और क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए, मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्तसर सा और अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। कृतज्ञ और कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला उपकार को नहीं मानने वाला, यानी यहाँ कृतज्ञ महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना। कवि की बहुत बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना। चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा में सांस के साथ बिखरता रहूं कई दिनों तक, लिख लिख के फाड़ूंगा, सब कुछ करूंगा, पर जवाब नहीं दूंगा, तो मेरे मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी अंग्रेजी में, अफसोस, एक सोनेट, वह भी अतुकांत मुक्त छंद में, उफ। मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। देखो मुक्त छंद, गोया, इनके अर्थ क्या होते हैं। मुक्त छंद में 2 है और एक कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक कहीं दिख नहीं रहा अपने को, तो ये मुक्त छंद अपन देख लेते हैं। 2 मुक्त छंद और एक अपने को देखना है यहाँ पर, इसका अर्थ गोया का। तो मुक्त छंद मतलब परंपरागत छंद से बंधन से मुक्त, जिसके सबसे पहले कवि थे निराला जी, जिन्होंने मुक्त छंद में लिखा था। और मानो जैसे, ठीक है, 3 का अर्थ है मानो जैसे। गोया मतलब मानो जैसे भेज दिया हो। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्टस एंड ड्रिंगस्टस की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई। कवि कह रहा है कि कई महीने निकल गए थे, घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया था। कवि कहाँ गए थे? देहरादून। ससुराल में वहां उन्हें महारत हासिल हो गई थी कुछ नुस्खे पढ़ने की। इबारत में दिखे यानी चौथे है वाक्य की बनावट, ठीक है। आगे देखिए, उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी।
एक गुरुवर थे उनके, उनका नाम था शारदा चरण जी उकील। इन्होंने देहरादून में एक पेंटिंग क्लास खोल ली थी। मेरे सौभाग्य से यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था, वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी ने उसे गरज नहीं, और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ? मेरी आंतरिक दिलचस्पियों में से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता था किसी से। अपनों से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह न खोलना, यानी उस समय माना जाता था गुरुजनों के सामने मुंह न खोलना उनका अदब लिहाज करना था। देखो अब यहाँ से है, शायद मेरी गुट्टी में पड़ा था, यानी आदत में पड़ गया था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिका मतलब एकाकीपन का मैं अभ्यासी हो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहां तक हो सकता था। मैंने न जाने क्यों एक दिन यूं ही वही सोनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया, और बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 37 देहरादून आए और ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तिफाक मतलब संयोग। देखिए कि यही अब डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे देहरादून में ही। कभी यहाँ परिचय कह रहे कि जो देहरादून आए थे ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ वह ठहरे, और वो उनके पिता और भाई के दोनों बाप बेटे दोस्त रह चुके थे। हो गया था ना? हाँ, नहीं रह चुके थे देहरादून में ही। ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले, एक दिन मेहमान भी रहे। वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था। प्रबल झंझावत साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोड़ की आंधी आई थी, उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर। टीन की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सबका सौभाग्य कि वो बच गए थे। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। कवि कह रहे हैं कि यह तूफान तो आया था, पर जो कवि के मन और मस्तिष्क में गुजर रहा था वो तूफान इस तूफान से भी बहुत ही भयंकर था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, और कैसी पत्नी का वियोग जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी, यानी बहुत अच्छी उनकी पत्नी थी। निम्न मध्यम वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। 30 यानी 1930 है ना। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हो बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति की साथी। एक और बरखा की याद आ गई। इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा। इलाहाबाद की गाड़ी पर पहुंचना था। रात का वक्त, कवि याद कर रहे हैं ये, रात का वक्त। मेजबान यानी आतिथ्य करने वाला, जो मेहमान का स्वागत करता है उसको मेजबान कहते हैं। इसरार मतलब आग्रह कर रहे थे, भाई इस वक्त कुली न तांगा, कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। हरिवंश राय बच्चन की बात यहाँ पर की जा रही है। ये बच्चन जी है, अमिताभ बच्चन के पिताजी। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहाँ पहुंचना था वक्त पर पहुंचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींचकर ला सकते थे, यानी कवि कह रहे हैं कि मुझे अगर इलाहाबाद कोई खींच के ला सकता था तो वह हरिवंश राय बच्चन जी ही थे। कोई संभालने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं स्वयं नहीं, और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था। बराए नाम या नाम के लिए, दिखाने के लिए बच्चन जी को जानता था, मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे, वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम नहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। मुझे इसकी कभी कोई जरूरत सी न महसूस हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था, जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। और क्यों हो, खैर ये 36, 37, 37, 38 के साल थे। जी हाँ, यानी 1936, 1937, 38 के साल थे। जी हाँ, तो बच्चन ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो।
बच्चन जी ने कवि को क्या कहा कि तुम यहाँ पे रहोगे तो मर जाओगे, आप इलाहाबाद चलो और एमए करो इत्यादि। किसने कहा था? बच्चन जी ने। किसको कहा था? कवि को कहा था। और तो हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा, मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे, कैल्शियम लैक्टेट 3 टाइम्स अ डे, यानी वो क्या गोलियां लिखते थे? वही गोलियां लिखते थे कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था पैकेट पूरा। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया? बच्चन ने पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए और उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दे दिया। बच्चन जी के जो पिता थे उन्होंने उनको एक उर्दू फारसी की सूफी नज्मों की एक किताब है वह पकड़ा दी थी। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा देखो जब भी तुम इस काबिल हो जाओ यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए तो वापस कर देना, चिंता मत करो। न काबिल हुआ न मैंने चिंता की, यानी पूरा खर्च किसने उठाया? बच्चन साहब ने उठाया। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी के फाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं ताकि कहीं पेट जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था, कहीं न कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है और अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि यह बस गोंचूपने की हद थी और पलायन। फिर वापिस वहां से पलायन कर गए। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई और पंत जी की सहज कृपा से मैं कभी नहीं भूलूंगा इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम उन्हें मिल गया। कौन से? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा उनकी कृपा से उनको इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम प्राप्त हो गया। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो यही कि अब मुझे कविता, हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है जिससे कि मेरा रब्त मतलब देखो संबंध या रिश्ता, मेरा रिश्ता बिल्कुल छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फार्म तो मेरी कभी नहीं रही थी और घर में खालिश उर्दू के ही वातावरण में पला था। बीए में भी उर्दू ही एक विषय लिया था, यानी कभी हिंदी रही नहीं थी पर उन्होंने ठान लिया था कि अब मैं लिखूंगा तो हिंदी में। गजल मेरी भावुकता और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी, जैसी कुछ थी अपनी थी। शायद विषयांतर हो रहा था मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनः संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उनको यहाँ कुछ स्पष्ट कहना चाहता हूँ। एक बार पहले भी सन 1933 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी। पत्रिकाएं सरस्वती और चांद, द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई पत्रिका सरस्वती, ये सरस्वती पत्रिका। और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया था और कहा, सोनेट क्या होता है मैंने बता दिया है पहले, कहा था कि वास्तव में खाली सोनेट है, यदि मुझे उनसे मतभेद है। बहरहाल तो सन 1937 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र और सदैव एकांतता अपने लिए या तो अंग्रेजी या अफसोस उर्दू गजल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने पछाही सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी न हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। हिंदी में क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। किस तरह से हिंदी में गए? निराला जी और पंत को देखकर। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद में हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के। बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल ही
नहीं रहे हैं। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मनस्थिति का द्योतक होता है। मगर सन 1937 में मेरा हाल यह था कि मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतश्चेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए हैं, वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चित हो जाने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तौर पर, मुझे भी कमर कस लेनी है। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य, और कोई भाव नहीं। मुझे याद है बचपन में एक नया स्टेजा का प्रकार मुझे बताया था। स्टेजा देखो, स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण या अंतरा, जिसको कहते हैं गीत का जो चरण और अंतरा होता है इसको स्टेजा कहते हैं, का एक प्रकार मुझे बताया था। 14 पंक्तियां, सोनेट नहीं, और तुर्कों का प्रभावकारी विन्यास, विन्यास मतलब व्यवस्थित करना, सजाना। बीच बीच की अनेक पंक्तियां अतुकांत मुझे बहुत आकर्षक लगा था। एक प्रकार मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छपी नहीं। बच्चन के लिए तो यह कविता का एक बंद था, मेरे लिए वह एक बंद पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो लिखा वस्तुतः सोनेट से अलग रूप न ले सका। बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फार्म में कोई कविता न रची थी। खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकृष्ट किया था। कवि ने निशा निमंत्रण में कविताएं लिखी थी, बहुत अच्छी थी। उसको भी कवि उस कविता को पढ़कर भी कवि बहुत आकृष्ट हुए थे उनकी तरफ। मैंने कुछ कविता उस प्रकार से लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां, 3 स्टेजा, सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे। मुझसे नहीं चला। अगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी है, रूपाप काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है। उसका भी बच्चन को पता नहीं। रूपाप पत्रिका में कवि ने संशोधन किया था, पंत जी ने। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। इससे बच्चन को शोक था या दुख था। अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर, 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं ही दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में भी मैं उसी साल गया था, शायद गोरखपुर। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपाप ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। निश्चय हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट लाए थे। कौन ले गया था? बच्चन जी। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन जी कि वह मौन सजग प्रतिभा रही, और जो दूसरों को नया प्रतिभा से युक्त जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता थी, सहज स्वाभाविक क्षमता थी। बच्चन से मैं हमेशा ही प्रायः दूर रहता आया। यद्यपि दूर और नज़दीक की मेरी अपनी परिभाषा है, और जिनके मैं अक्सर बहुत नज़दीक रहता आया, वह उनसे बहुत दूर नहीं रहा। बहुत से अनुपस्थित चीज़ें मेरे लिए उपस्थिति के समान है, और उपस्थित अनुपस्थित के, और बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। बच्चन इसलिए मेरे काफ़ी करीब रहे, मगर बेसिकली उसी तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते। युगों का व्यवधान होने के कारण ये युग एक ही जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, अतः मिलने या न मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। उसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ, बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक है, और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों का ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है कि हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तु तो मेरा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते, और वह हमेशा ही ऐसे होते। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राप्य भी है।
बात अजब है मगर सच है। कवि यहाँ पे बच्चन जी उनको किस तरह से हिंदी में खींच कर लाए, किस तरह से उनको हिंदी की तरफ मोड़ा, इसका यहाँ कवि ने वर्णन किया है। देखो ये नीचे सारे कवियों का परिचय है, फणीश्वर नाथ रेणु का, मृदुला गर्ग का, आपने जो पढ़ा उनका, जगदीश चंद्र माथुर का, विद्यासागर नोटियाल का जीवन परिचय है, आप देख सकते हो। इसी तरह से आगे बढ़ाकर ये शमशेर बहादुर सिंह का है परिचय, या परिचय यहाँ नीचे दे रखा है, आप देख सकते हैं देखना चाहे तो। ठीक है, यहाँ पे कुल मिलाकर कवि ने ये कहा है कि कवि हिंदी की, पहले उनकी ऐसा हिंदी में कोई रुचि नहीं थी, पर उनको हिंदी में मोड़ा किसने, तो मोड़ने वाले थे उनको हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी उस समय अकेले थे और कवि भी अकेले थे, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन की भी पत्नी का देहांत हो गया था और उनकी पत्नी बहुत सुशील और बहुत अच्छी थी, और यहाँ कवि भी अकेले थे। कवि कहते हैं कि किस तरह से बच्चन जी मुझे सरल और स्वाभाविक रूप से हिंदी में लाए, और किस तरह से मैंने हिंदी में कदम रखा, और कहाँ पर मुझे पंत जी मिले, कहाँ पे उनको निराला जी मिले, किस तरह से उनकी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। कुछ कविताएं थी वो कभी भी किसी पत्रिका में नहीं छपी, अप्रकाशित रही। उन्होंने हमेशा बच्चन जी से प्रेरित होकर लिखने का प्रयास किया, उनके निशा निमंत्रण की कविताओं से लिखने का प्रयास किया, निराला की मुक्त छंद कविताओं से वो प्रभावित हुए, इस तरह से वो हिंदी में आए। पर उनका मेन कहना ये कि बच्चन जी ने मुझे हिंदी में मोड़ा और मैं हिंदी की तरफ आया और मैंने लिखना शुरू किया। उनका मुख्य जो कार्य था वो पेंटिंग करना था, तो उन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया और पेंटिंग का कार्य किया। वहाँ से वो अपने ससुराल इलाहाबाद आ गए थे, इलाहाबाद आकर भी उन्होंने वही कार्य किया। फिर कभी उनको ले गए, फिर उन बच्चन जी ने उनको एमए कराया, फिर भी उन्होंने एमए फाइनल का एग्जाम नहीं दिया। यूँ करके उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई है कि मैं किस तरह से कितने मोड़ों से गुजर गुजर कर अपने एकांत भाव लिए हुए मैं किस तरह से हिंदी में प्रवेश किया और हिंदी की ओर बच्चन जी ने उन्हें मोड़ा। ये पार्ट बस यही था कि वह कवि हिंदी शमशेर बहादुर सिंह जी जो थे वह हिंदी में किस तरह आए। आपको याद रखना है मैं उर्दू और हिंदी का दो अब हूँ, परीक्षा में बहुत सी बार पूछा गया है। शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है, और शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी की तरफ किसने मोड़ा, तो आपको याद रखना है हरिवंश राय बच्चन जी ने मोड़ा। उनकी कौन सी कविता से वो बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे, तो निशा निमंत्रण से वो बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखिए। हालांकि मैं प्रश्नों जब भी एग्जाम पास में आएगा प्रश्नोत्तर की सीरीज लाऊंगी, उसमें सारे तरह के प्रश्न मैं बनाने की कोशिश करूंगी। तो बच्चों आज आपकी ये कृतिका पाठ्य पुस्तक पूरी होती है। आप लोगों को मेरा ये पढ़ना और पढ़ाना पसंद आए, है ना। मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझाऊं, पर कुछ बीच में इतना सरल होता है कि जिसमें समझाने लायक कुछ नहीं होता है। आप कोई पहली दूसरी या छठी सातवीं आठवीं के बच्चे हो नहीं, आप बड़े बड़े बच्चे हो, तो आप छोटी छोटी मोटी बातों को विस्तृत डिस्क्राइब करना मैं उचित नहीं समझती हूँ। आप ऐसा समझती हूँ मैं कि आप उसको अच्छे से ऐसे ही समझ लोगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करती हूँ। जहाँ कुछ समझाने जैसा होता है तो मैं समझा देती हूँ। तो आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।